हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे ठोसों में प्रसार कितने प्रकार का होता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी कि ठोसों को जब ताप दिया जाता है तो उनमें क्या होता है, प्रसार की घटना होती है, यानी कि ताप पाकर जो पदार्थ होते हैं वो हमारे फैलते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो वस्तुओं में जो प्रसार होता है वो कितने तरह से हो सकता है। तो देखिए, ठोसों में जो प्रसार होता है वो हमारा 3 तरह से हो सकता है। यदि एक विमा में प्रसार हो, क्या हो, यदि केवल एक विमा में प्रसार, तो उसे हम कहेंगे रेखीय प्रसार। जैसे मान लो कोई छड़ आपको दे रखी है और केवल इसकी लंबाई में वृद्धि हो, यानी मान लो पहले लंबाई L0 थी और अब लंबाई पहले से ज़्यादा बड़ी हो गई गर्म करने पर, तो ये क्या हुआ, लंबाई में प्रसार। तो हम इसे कहेंगे एक विमीय प्रसार। लेकिन यदि वस्तु को गर्म करने पर उसकी 2 विमाओं में प्रसार हो जाए, यानी लंबाई और चौड़ाई 2 चीज़ बदल जाए, तो उसे कहते हैं क्षेत्रीय प्रसार। अर्थात यदि किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो तो इस प्रकार का जो प्रसार है वो कहलाएगा क्षेत्रीय प्रसार। जैसे कोई वर्गाकार आकृति है, ठीक है, जब हमने इसको क्या किया, गर्म किया, तो इसकी दोनों विमाएं यानी कि लंबाई भी और चौड़ाई दोनों में क्या हो गई, वृद्धि, और इसकी आकृति पहले से बदल गई। तो इसके किस में परिवर्तन हुआ, अब क्षेत्रफल में, तो इसे कहेंगे हम क्षेत्रीय प्रसार। लेकिन यदि तीनों विमाओं में परिवर्तन हो जाए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जैसे आपको कोई घनाभ दे दिया, क्या दे दिया, घनाभ, ठीक है, या कोई बॉक्स है, उसकी आकृति कैसी होती है, घनाभ के जैसी, तो इसकी लंबाई भी है, ये वाली क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई, ठीक है, ये इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई, और ये इसकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई। तो यदि तीनों विमाओं में परिवर्तन हो जाए, और परिवर्तन क्या होगा, तीनों विमाओं में, तो परिवर्तन किस में होगा, आयतन में, क्योंकि आयतन आप जानते हो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों से मिलकर बनता है। तो यदि पदार्थ को गर्म करने पर उसके आयतन में वृद्धि हो जाए तो इस प्रकार का जो प्रसार है वो कहलाएगा हमारा आयतन प्रसार। तो जो प्रसार है वो कितने प्रकार का हो गया, 3 प्रकार का। आप या तो एक विमीय, द्विविमीय या त्रिविमीय कहिए, या कहिए रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार। ठीक है, परिभाषा क्या हो जाएगी, यदि किसी पदार्थ को ताप देने पर उसकी लंबाई में परिवर्तन हो तो इस प्रकार का प्रसार रेखीय प्रसार कहलाता है। क्षेत्रीय प्रसार की परिभाषा क्या होगी, यदि किसी पदार्थ को ताप देने पर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाए तो वो क्षेत्रीय प्रसार कहलाता है, और यदि ताप देने पर आयतन में वृद्धि हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, आयतन प्रसार। तो इस तरह से ही हमारे प्रसार हो गए 3 तरह के। ठीक है, अब हम एक एक करके तीनों को देखेंगे और उनके बारे में डिटेल से देखेंगे कि क्या होता है। अब सबसे पहला हम देखते हैं रेखीय प्रसार। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जैसे यदि आपके पास कोई ये तार है, ठीक है, इसकी जो इनिशियल लंबाई है वो हम मान लेते हैं L0, हमने इसके ताप में वृद्धि कर दी, ठीक है, यानी ताप में जो परिवर्तन है वो कितना कर दिया हमने, डेल्टा T। तो जो इस तार की लंबाई है वो पहले से क्या हो गई, बढ़ गई। अब मान लो इस तार की लंबाई इतनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक तो L0, और ये इसका परिवर्तन हो गया डेल्टा L, ठीक है, और पूरी लंबाई को हम मान लेते हैं L। तो हमने क्या किया, एक L0 लंबाई का तार लिया, ताप में परिवर्तन किया, परिवर्तन से इस तार की लंबाई में वृद्धि हो गई, और वृद्धि को हमने डेल्टा L से डिनोट किया है, और पूरे तार की लंबाई को मान लिया स्मॉल l। ठीक है, तो ये माना गया कि जो लंबाई में परिवर्तन होता है डेल्टा L, ये जो लंबाई में परिवर्तन है ये प्रोपोर्शनल होता है प्रारंभिक लंबाई के, यानी प्रारंभिक लंबाई जितनी ज़्यादा होगी लंबाई में परिवर्तन भी उतना ज़्यादा होगा। दूसरा, लंबाई में जो परिवर्तन होता है ये प्रोपोर्शनल होता है ताप वृद्धि के, यानी हमने ताप में कितना परिवर्तन किया है उस पर डिपेंड करेगा। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि पहली चीज़ तो जो प्रसार है, और यानी कि प्रसार के कारण जो लंबाई में परिवर्तन हुआ है वो किस पे डिपेंड है, प्रारंभिक लंबाई पर, और दूसरा किस पे डिपेंड है, वो ताप वृद्धि पर। तो 2 चीज़ों पर यहाँ ये डिपेंडेंस है। प्रोपोर्शनल है तो हम दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, L0 डेल्टा T। ठीक है, जब इस प्रोपोर्शनल को खोला जाता है तो हमारे पास एक नियतांक आता है जिसको हम डिनोट करते हैं अल्फ़ा से, अल्फ़ा L0 डेल्टा T, और जो ये अल्फ़ा होता है इसे हम कहते हैं रेखीय प्रसार गुणांक। क्या कहते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक। ठीक है, तो ध्यान रखना है
कि जब आप समानुपाती स्थिरांक को खोलोगे तो एक नियतांक आएगा, उसे कहेंगे अल्फ़ा, और अल्फ़ा हमारा कहलाएगा रेखीय प्रसार गुणांक। ठीक, पहली चीज़ तो ये हो गई हमारे पास। तो अब तार की लंबाई स्मॉल एल है, वो कितनी हो जाएगी, L0 में डेल्टा एल ऐड करना है, L0 प्लस डेल्टा एल। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं, L0 प्लस डेल्टा एल की जगह ये लिख देते हैं समीकरण 1 से, अल्फ़ा L0 डेल्टा टी। तो यहाँ से हमारे पास L बराबर आ गया L0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। ठीक है, तो इस तरह से एक समीकरण तो हमारे पास ये निकल के आ गई। तार की अंतिम लंबाई कितनी आई है ये ज्ञात करने के लिए। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम एक समीकरण और निकालेंगे अल्फ़ा की फॉर्म में। वो क्या होगी, देखो अगर आप L0 को इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा L माइनस L0 इक्वस टू अल्फ़ा L0 डेल्टा टी। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है तो अल्फ़ा बराबर हो गया L माइनस L0 बटे L0 डेल्टा टी। L माइनस L0 क्या है, देखिए L क्या है, अंतिम लंबाई, L0 क्या है, प्रारंभिक लंबाई है यहाँ से यहाँ तक। जब आप दोनों को माइनस करोगे तो ये आएगा डेल्टा L के अप्रॉक्स। तो अल्फ़ा बराबर हो गया डेल्टा L अपॉन L0 डेल्टा टी। तो इस तरह से ये हमारा आ गया रेखीय प्रसार गुणांक। ये है लंबाई में परिवर्तन, ये है प्रारंभिक लंबाई और ये है ताप वृद्धि। तो हम कह सकते हैं अल्फ़ा इक्वस टू है हमारा लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई गुणा ताप वृद्धि। ठीक है, इस तरह से ये हमारा क्या आ गया, अल्फ़ा आ गया। अब हम यहाँ देखेंगे कि अल्फ़ा की डेफिनेशन क्या होगी, अल्फ़ा का मात्रक क्या होगा और अल्फ़ा किस किस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से क्लियर है कि जो लंबाई में परिवर्तन है वो हमारा प्रारंभिक लंबाई और ताप वृद्धि केवल दो चीज़ों पर निर्भर है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो प्रसार होता है वो किस किस पे निर्भर करता है, तो ध्यान रखना है प्रारंभिक लंबाई और ताप वृद्धि इन दोनों पे निर्भर करता है, इसके अलावा किसी चीज़ पर निर्भर नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं हम अल्फ़ा क्या होता है। अल्फ़ा को हमने नाम दिया है रेखीय प्रसार गुणांक, तो हम देखेंगे कि ये क्या होता है। देखो अभी हमने लिखा था अल्फ़ा बराबर डेल्टा एल अपॉन L0 डेल्टा टी। हमें इसकी डेफिनेशन चाहिए, तो हमने क्या किया, L0 की वैल्यू कर दी 1 मीटर और डेल्टा टी जो टेम्परेचर में वृद्धि है उसको हम 1 केल्विन कर देते हैं या 1 डिग्री सेल्सियस जिस पैमाने में हम इसको माप रहे हैं। तो हमारे पास अल्फ़ा इक्वस टू क्या आ जाएगा, डेल्टा एल। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन दी जा सकती है। क्या डेफिनेशन होगी, यदि किसी तार की जो प्रारंभिक लंबाई है वो आप क्या ले लो 1 मीटर और उसके ताप में कितनी वृद्धि कर दो 1 केल्विन की, तो जो लंबाई में परिवर्तन है वही किसके बराबर होगा, अल्फ़ा के बराबर। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ से इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं हम। मात्रक क्या आएगा, देखो डेल्टा एल का मात्रक लंबाई है तो किस में नापोगे, मीटर में, तो इसका मात्रक हो गया मीटर। L0 प्रारंभिक लंबाई है, किस में नापेंगे, मीटर में। डेल्टा टी ताप में परिवर्तन है तो या तो केल्विन में या सेंटीग्रेड में, तो हम केल्विन लिख लेते हैं, तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो इसका मात्रक हो गया 1 अपॉन केल्विन, यानी कि प्रति केल्विन। मात्रक क्या हो गया इसका, प्रति केल्विन। डिग्री सेल्सियस में नाप रहे हैं तो क्या कहेंगे, प्रति डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में नाप रहे हैं तो प्रति डिग्री फ़ारेनहाइट। इस तरह से ये इसके मात्रक हो गए। ठीक है, तो देखिए हम इसकी डेफिनेशन और इसका मात्रक एक बार फिर देख लेते हैं। तो अभी हमने बोला था कि डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, अल्फ़ा इक्वस टू डेल्टा एल अपॉन L0 मल्टीप्लाई डेल्टा टी हमने लिखा था। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, L0 को 1 कर रहे हैं और डेल्टा टी को 1 केल्विन कर रहे हैं। तो डेफिनेशन हमने निकाली थी कि यदि एकांक लंबाई वाले तार के ताप में परिवर्तन कितना कर दें, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, तो तार की लंबाई में होने वाला परिवर्तन ही रेखीय प्रसार गुणांक कहलाता है। आपको पता है डेल्टा एल रहेगा क्योंकि L0 की वैल्यू आप क्या कर रहे हो, 1 अंक, और डेल्टा टी की वैल्यू क्या कर रहे हो, 1 अंक। तो 1 यहाँ रखोगे, 1 यहाँ रखोगे, तो अल्फ़ा इक्वस टू क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा। तो अल्फ़ा इक्वस टू हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एल। ठीक है, अब इसका मात्रा का भी हमने निकाल ही लिया, क्या हो गया, प्रति केल्विन। मात्रक क्या हो गया इसका, प्रति केल्विन। ठीक है,
डिग्री सेल्सियस में नापोगे तो प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब देखिए जो अल्फ़ा होता है वो वैसे डायरेक्टली तो केवल एक चीज़ पे निर्भर है, पदार्थ की प्रकृति पर, यानी पदार्थ आपका कैसा है। और दूसरा ये निर्भर करता है ताप पर, यानी बहुत ज़्यादा ताप में वृद्धि कर दी जाए तो अल्फ़ा हमारा प्रभावित होता है। जनरली जो ताप हम रखते हैं उस पर हमारा अल्फ़ा प्रभावित नहीं होता। तो मेनली डिपेंडेंस हो गई इसकी दो चीज़ों पर, एक हो गई ताप पर और दूसरी हो गई पदार्थ की प्रकृति पर। प्रकृति पर मतलब नेचर पर, धातु आपकी कौन सी है। जैसे देखिए एल्यूमिनियम के लिए जो अल्फ़ा की वैल्यू होती है वो होती है 2.5 × 10⁻⁻ प्रति केल्विन। ठीक है, और जबकि लोहे के लिए यही वैल्यू होती है हमारी 1.2 × 10⁻⁵ प्रति केल्विन। केल्विन इनवर्स या प्रति केल्विन एक ही बात है। आप किसी और धातु की देखोगे तो उसकी अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, अलग होगी। इसका मतलब अलग अलग पदार्थों के लिए जो अल्फ़ा का मान है वो अलग अलग होता है। अल्फ़ा का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, यानी कोई भी दो पदार्थों के लिए अल्फ़ा का मान एक समान नहीं होगा। तो इस तरह से ये हमारा हो गया रेखीय प्रसार गुणांक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्षेत्रीय प्रसार। ठीक, तो क्षेत्रीय प्रसार की हमने परिभाषा दी थी कि यदि ताप में वृद्धि करने पर किसी वस्तु के किस में परिवर्तन हो, क्षेत्रफल में, तो उसे कहेंगे हम क्षेत्रीय प्रसार। ठीक है, जैसे हमने कोई वर्ग ले लिया, ये इसका प्रारंभिक क्षेत्रफल हम मान लेते हैं A0 है। कितना है, A0, ये हमने माना है, हम कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, अब इसके टेम्परेचर में हमने चेंज किया, ताप में वृद्धि कर दी, तो अब इसका जो क्षेत्रफल है वो पहले से ज़्यादा हो गया, साइज़ में मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, और ये हमारा जो क्षेत्रफल है अब हो गया कितना हो गया, A, यानी पहले का जो क्षेत्रफल है वो तो ये वाला है A0, और ये इतना इसमें क्या हो गया, परिवर्तन। तो परिवर्तन देखो यहाँ किस किस में हुआ है, लंबाई में और चौड़ाई में। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना हो गया, A। ठीक है, तो परिवर्तन कितना हुआ, ΔA, यानी कि A बराबर है हमारे पास A0 + ΔA। ठीक है, तो ये हमारा किस में परिवर्तन हुआ है, इसके क्षेत्रफल में। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होता है वो हमारा किस किस पे डिपेंड करता है, ये भी हमारा लंबाई में जो परिवर्तन किया था हमने ΔL का, उसी तरह से है। यानी जो ΔA होगा वो हमारा निर्भर करेगा एक तो प्रारंभिक क्षेत्रफल पर और दूसरा निर्भर करेगा ताप पर। मैंने एक साथ ही गुणा के रूप में लिख दिया है, चाहे तो हम अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, किस किस पे निर्भर है, एक तो प्रारंभिक क्षेत्रफल पर और दूसरा निर्भर है ये ताप वृद्धि पर। ठीक है, इन दोनों चीज़ों पर हमारा निर्भर है क्षेत्रीय प्रसार। ठीक है, यानी कि जो क्षेत्रफल में जो परिवर्तन हुआ है वो प्रारंभिक क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा और हमने ताप में कितना परिवर्तन किया है इस पर निर्भर करेगा। ठीक है, अब हम ये समानुपाती स्थिरांक को हटा देते हैं, तो यहाँ हमारे पास एक नया समानुपाती स्थिरांक आता है बीटा। बी जैसा है इसलिए इसका नाम पड़ा बीटा, बीटा A0 ΔT। ठीक है, तो ये हमारा आ गया बीटा। बीटा को हम कहते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। क्या नाम है इसका, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। इसका मान भी अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होगा, इसकी बात अभी लास्ट में करेंगे। ठीक है, अब यदि हम A निकालें कि जो छड़ है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, A0 + ΔA। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ΔA क्या है हमारा परिवर्तन, ये क्या होगा, अंतिम क्षेत्रफल माइनस प्रारंभिक क्षेत्रफल। तो यहाँ से भी आप निकालोगे तो A बराबर आपके पास A0 + ΔA ही आएगा। ठीक, चलिए वैल्यू रख लेते हैं, तो ये हो गया A0 + बीटा A0 ΔT। यहाँ से A0 हमने कॉमन निकाल लिया तो 1 + बीटा ΔT। तो ये हमारा आ गया क्षेत्रफल के लिए। तो सेम फॉर्मूला आया है, जो लंबाई के लिए था वहाँ L था, इसमें A है क्योंकि ये क्षेत्रफल है। ठीक, तो एक फॉर्मूला तो ये याद रखना है। नेक्स्ट देखिए परिवर्तन के रूप में यदि निकालें तो A0 को इधर ले आते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा A - A0 बराबर बीटा A0 ΔT। ठीक, तो यहाँ से हमारी बीटा की वैल्यू आएगी A - A0 बटे A0 ΔT। A - A0 क्या है, ΔA है, परिवर्तन है, और ये हमारा A0 और ये हो गया ΔT। ये हमारी आ गई बीटा की वैल्यू, यानी बीटा = हो गया क्षेत्रफल में परिवर्तन
अपॉन प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणा ताप वृद्धि। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, बीटा। तो हम यहाँ से बीटा को परिभाषित कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, A0 को कर देंगे 1 मीटर स्क्वायर, या हम इसको कहें एकांक। ठीक, और डेल्टा टी को कर देंगे 1 केल्विन, या इसे भी क्या कहें, एकांक। ठीक, तो जब इन दोनों को एक कर देंगे तो बीटा बराबर आ जाएगा डेल्टा ए। तो इसकी परिभाषा कैसे देंगे हम, कि यदि किसी पदार्थ का प्रारंभिक क्षेत्रफल एकांक कर दिया जाए और उसके ताप में वृद्धि भी एकांक कर दें, तो उसके क्षेत्रफल में जो परिवर्तन है वो हमारा बीटा के बराबर होता है, यानी कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन देखिए क्या हो जाएगी। A0 को हमने एक कर दिया, डेल्टा टी को एक कर दिया, तो हमारे पास बीटा बराबर आ गया डेल्टा ए। तो डेफिनेशन क्या होगी कि यदि एकांक क्षेत्रफल वाले A0 को क्या कर रहे हैं, एक, यानी कि पहला क्षेत्रफल कितना है, एक है, तो एकांक क्षेत्रफल वाले पदार्थ के ताप में परिवर्तन कितना कर दें, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। तो पदार्थ के क्षेत्रफल में जो परिवर्तन हुआ है वही हमारा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहलाता है। ठीक, तो ये तो इसकी क्या हो गई परिभाषा। अब ये निर्भर किस किस पे है, बीटा। तो बीटा हमारा वही दो चीज़ों पर निर्भर है, ताप पर और पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है, अगला देखिए बीटा का मात्रक क्या होगा। तो यहाँ से देखो डेल्टा ए क्या है, क्षेत्रफल, A0 भी क्या है, क्षेत्रफल, दोनों कैंसिल होंगे तो 1 डेल्टा टी से क्या निकलेगा, मात्रक। तो इसका मात्रक भी वही होगा जो अल्फा का मात्रक है, प्रति केल्विन। क्या होगा, प्रति केल्विन, और डिग्री सेल्सियस में नाप रहे हो तो प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हम इसको केल्विन इन्वर्स भी लिखते हैं या डिग्री सेल्सियस इन्वर्स भी लिखते हैं, एक ही बात है, कैसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। अब देखिए अल्फा और बीटा में एक संबंध होता है। तो अभी तो मैं जैसे आपको सीधा बता दूं कि बीटा बराबर 2 अल्फा होता है। अभी हम एक साथ पढ़ेंगे अल्फा बीटा गामा का संबंध। तो बीटा बराबर अगर 2 अल्फा है, तो अभी अभी हमने एल्यूमिनियम और फेरस यानी लोहे और एल्यूमिनियम के लिए अल्फा का मान देखा था। एल्यूमिनियम के लिए हमने कहा था 2.5 × 10⁻⁻5 है। तो एल्यूमिनियम के लिए बीटा का मान कितना हो जाएगा, 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 × 10⁻5 केल्विन इन्वर्स। इसी तरह बीटा लोहे के लिए कितना हो जाएगा, कितना माना था अल्फा का 1.2, तो अल्फा का ट्वाइस हो जाएगा, यानी कि 1.2 × 2 2.4 × 10⁻⁻5 केल्विन इन्वर्स। तो अलग अलग धातुओं के लिए क्या हो गया, बीटा का मान अलग अलग हो गया। इसका मतलब यदि हमारे पास दो समान लंबाई की छड़ है, दो धातु अलग अलग, दोनों की लंबाई समान है और दोनों के ताप में परिवर्तन भी समान किया गया है, ठीक है, तब भी इनके जो क्षेत्रफल में परिवर्तन है वो अलग अलग होगा। यानी इसका क्षेत्रफल में परिवर्तन अलग होगा और इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन अलग होगा। अब देखो यहाँ ध्यान रखना है कि जिसका बीटा ज़्यादा होगा, जिसका बीटा ज़्यादा होगा उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन भी ज़्यादा होगा। जैसे अभी यहाँ लिखा है हमने एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का 5 है और लोहे का कितना है 2.4, तो परिवर्तन किस में ज़्यादा होगा, एल्यूमिनियम में, लोहे में परिवर्तन कम होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे अल्फ़ा ज़्यादा है तो लंबाई में परिवर्तन ज़्यादा होगा, बीटा ज़्यादा है तो क्षेत्रफल में परिवर्तन ज़्यादा होगा। इस तरह से ये हमारा हो गया क्षेत्रीय प्रसार और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। नेक्स्ट देखते हैं आयतन प्रसार। तो हमने इसकी डेफिनेशन दी थी कि यदि किसी पदार्थ के ताप में वृद्धि करने पर उसके किसमें आयतन में वृद्धि हो जाए तो वो हमारा कहलाएगा आयतन प्रसार। जैसे मैंने एक घनाभ लिया था जिसका जो प्रारंभिक आयतन है वो मान लेते हैं हम v। जब इसके ताप में परिवर्तन करेंगे तो इसके आयतन में क्या होगा, परिवर्तन, और इसका आयतन पहले से क्या हो जाएगा, ज़्यादा। मान लेते हैं इसका आयतन कितना हो गया v, तो v हमारा प्रारंभिक आयतन मानेंगे v0, तो v बराबर क्या होगा, v0 + डेल्टा t। ये है प्रारंभिक आयतन और ये है हमारा आयतन में परिवर्तन। ठीक, तो यहाँ पे जो आयतन में परिवर्तन हुआ है, जो हमारा आयतन में परिवर्तन हुआ है वो समानुपाती होता है प्रारंभिक आयतन के और समानुपाती होता है ताप में परिवर्तन के। सेम है रेखीय प्रसार और क्षेत्रफल प्रसार की तरह। तो डेल्टा v प्रोपोर्शनल टू हो गया हमारे पास v0 डेल्टा t। ठीक है, जब आप प्रोपोर्शनल खोलेंगे, जब हम
प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो हमारे पास आएगा गामा। क्या आएगा? गामा। और गामा को हम कहते हैं आयतन प्रसार गुणांक। क्या कहते हैं गामा को? आयतन प्रसार गुणांक। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से हमारा आएगा गामा। तो गामा हो गया आयतन के लिए। अब अंतिम आयतन क्या होगा? प्रारंभिक आयतन प्लस आयतन में परिवर्तन। वैल्यू रख देते हैं तो ये हो जाएगा V0 प्लस गामा V0 डेल्टा टी। V0 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास रह गया 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ठीक, ये हमारा आ गया आयतन के लिए मान। तो आयतन के लिए आ गया V0 1 प्लस गामा डेल्टा टी। क्षेत्रफल के लिए आया था A0 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। और लंबाई के लिए आया था L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो तीनों सिमिलर है, आप एक से कनेक्ट करके तीनों को एक साथ पढ़ सकते हैं। अब देखिए V माइनस V0 किसके इक्वल आ गया है? यहाँ से V0 गामा डेल्टा टी। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं? डेल्टा V बराबर V0 गामा डेल्टा टी। डेल्टा V के नीचे ले लेते हैं V0 और डेल्टा टी को, तो ये हमारा हो जाएगा गामा। तो गामा बराबर हो गया डेल्टा V यानी आयतन में परिवर्तन, प्रारंभिक आयतन और ताप वृद्धि। तो ये हमारा आएगा गामा, यानी कि गामा बराबर हो गया आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन गुणा ताप वृद्धि। ठीक है, और गामा किसको प्रदर्शित करता है? आयतन प्रसार गुणांक को। अब यहाँ से आयतन प्रसार गुणांक की यदि डेफिनेशन निकालें तो V0 को कर देते हैं एकांक, यानी कि 1 मीटर क्यूब, या इसको क्या कहेंगे? 1 घन मीटर। ठीक, और डेल्टा टी को क्या कर देते हैं? 1 केल्विन। तो गामा बराबर आएगा हमारे पास डेल्टा V। गामा बराबर क्या आएगा हमारे पास? डेल्टा V। यानी कि यदि किसी पदार्थ का प्रारंभिक आयतन एकांक हो और उसके ताप में वृद्धि भी कितनी कर दी जाए? एकांक, तो जो आयतन में होने वाला परिवर्तन है वही हमारा किसको प्रदर्शित करेगा? आयतन प्रसार गुणांक को। इसका मतलब जो परिवर्तन हो रहा है, कितना परिवर्तन हुआ है, उसको कौन बताता है? प्रसार गुणांक। चाहे वो लंबाई में हो, चाहे वो क्षेत्रफल में हो और चाहे वो आयतन में हो। ठीक है, इस तरह से यहाँ से हम किसकी डेफिनेशन निकालेंगे? गामा की। गामा की डेफिनेशन क्या हो जाएगी हमारे पास? V0 डेल्टा टी को हमने एकांक किया है तो हम क्या लिखेंगे? यदि किसी पदार्थ जिसका आयतन 1 मीटर क्यूब, या इसको क्या कहें? एकांक। ठीक, तो यदि किसी पदार्थ का आयतन एकांक है, इसके ताप में इकाई वृद्धि कर दी जाए या 1 केल्विन की वृद्धि कर दी जाए तो आयतन में होने वाला परिवर्तन ही आयतन प्रसार गुणांक कहलाता है। ठीक है, इसका मात्रक देखो, ये भी आयतन दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका मात्रक भी अल्फा और बीटा की तरह क्या आएगा? प्रति केल्विन। प्रति केल्विन या प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो ये इसका क्या हो गया? मात्रक। अब इसकी अगर हम निर्भरता देखें कि किस किस पे निर्भर है, तो ये भी हमारा ताप पे निर्भर है और किस पे निर्भर है? पदार्थ की प्रकृति पर। किस पे निर्भर है? पदार्थ की प्रकृति पर। यानी अलग अलग पदार्थों के लिए गामा का मान क्या होगा? अलग अलग। ठीक, तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। अब हम इनमें जब संबंध देखेंगे तब देखेंगे कि गामा बराबर हमारे पास होता है 3 अल्फा। कितना होता है? 3 अल्फा। इसका मतलब गामा एल्यूमिनियम और गामा फेरस, ये दोनों आप निकाल सकते हो। एल्यूमिनियम के अल्फा कितना था? 2.5 × 10⁻⁻5। तो मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 3 से। तो ये हमारा आएगा अप्रॉक्स 7.5 × 10⁻5 प्रति केल्विन। ऐसे ही लोहे के लिए कितना हो जाएगा? 1.2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा 3.6 × 10⁻5 प्रति केल्विन। ठीक, तो देख सकते हैं एल्यूमिनियम के लिए गामा का मान अलग है और Fe के लिए गामा का मान अलग है। इसका मतलब पदार्थ की प्रकृति पर ये निर्भर करेगा। ठीक, तो इस तरह से तीनों प्रसार गुणांक हो गए हमारे, और तीनों प्रसार गुणांक अल्फ़ा, बीटा और गामा तीनों ही एक जैसे हैं। ये हमारा किस पे निर्भर है? लंबाई में परिवर्तन
और ताप वृद्धि, ये किस पे निर्भर है? क्षेत्रफल में परिवर्तन और ताप वृद्धि। और ये किस पे निर्भर है? हमारा आयतन में परिवर्तन और ताप वृद्धि। यानी कि जब आप आयतन में परिवर्तन लिखोगे तो समानुपाती लिखोगे V0 डेल्टा T। जब आप क्षेत्रफल में परिवर्तन लिखोगे तो लिखोगे A0 डेल्टा T। और जब लंबाई में परिवर्तन लिखोगे तो लिखोगे L0 डेल्टा T। इस तरह से ये तीनों के तीनों हमारे एक जैसे हैं। अब हम देखते हैं कि तीनों में क्या रिलेशन है। सबसे पहले हम देख रहे हैं अल्फ़ा व बीटा में संबंध। किस किस में देख रहे हैं? लंबाई यानी कि रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो हम जानते थे कि हमने लिया था L बराबर L0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T। ठीक है, आपको पता है यदि आपको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होता है तो भुजा का स्क्वायर करते हैं। तो यदि मैं इस समीकरण का स्क्वायर कर दूँ, स्क्वायर का मतलब वर्ग कर दें, तो अगर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा L स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास L0 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T का स्क्वायर। ठीक है, चलिए यदि मान लो ये वर्ग है और इसका प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना है? A0, और ताप परिवर्तन के बाद इसका जो क्षेत्रफल है वो हमारा ज़्यादा हो गया और वो हो गया A। तो आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, यानी कि L0 स्क्वायर, और अंतिम क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? L स्क्वायर। तो L स्क्वायर को तो लिखेंगे A और L0 स्क्वायर को लिखेंगे A0। स्क्वायर खोलना आप जानते हो, A प्लस B का होल स्क्वायर खोलना है, ये होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो देखो एक का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर डेल्टा T स्क्वायर प्लस 2, एक की जगह 1 और अल्फ़ा डेल्टा T। सॉल्व कर देते हैं। A बराबर A0 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर डेल्टा T स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा डेल्टा T। अल्फ़ा का मान ज़्यादा होता है इसलिए हम अल्फ़ा की जो उच्च घात है उनको क्या कर रहे हैं? नगण्य मान रहे हैं। तो अल्फ़ा स्क्वायर को नगण्य मानने पर, तो जब आप इसको नगण्य मानोगे तो हमारे पास रहेगा A बराबर A0 1 प्लस 2 अल्फ़ा डेल्टा T। ठीक है, अब देखिए A बराबर A0 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, A0 प्लस 2 A0 अल्फ़ा डेल्टा T। ठीक, A0 को इधर ले आते हैं तो A माइनस A0 बराबर 2 A0 अल्फ़ा डेल्टा T। ठीक, अब देखिए ये क्या हो गया? क्षेत्रफल में परिवर्तन, यानी कि ये किसके बराबर है? डेल्टा A के बराबर। तो डेल्टा A, A0 और डेल्टा T को इसके अपॉन में ले लेते हैं, तो ये A0 आ गया और ये आ गया डेल्टा T बराबर 2 अल्फ़ा। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि बीटा बराबर क्या होता है हमारे पास? क्षेत्रफल में परिवर्तन बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल इंटू ताप वृद्धि। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे? बीटा। तो बीटा बराबर हो गया 2 अल्फ़ा। यहाँ हम यूँ कह सकते हैं अल्फ़ा बराबर बीटा बाई। तो जो क्षेत्रफल प्रसार गुणांक होता है या क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता है वो हमारा रेखीय प्रसार गुणांक का डबल होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा आ गया बीटा और अल्फ़ा में संबंध। अब हम देख रहे हैं अल्फ़ा और गामा में संबंध, यानी रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में क्या संबंध है। तो हमने एक घन ले लिया, क्या ले लिया? हमने एक घन, और घन की भुजा हमने मान ली L है। तो तीनों भुजाएं बराबर होगी घन में, तो तीनों की लंबाई L L L, यानी इसका जो आयतन है वो हो गया L क्यूब प्रारंभिक आयतन। तो L0 ले लेते हैं और इसका V0। ताप में जब परिवर्तन किया तो इसकी तीनों भुजाओं में परिवर्तन हुआ, और तीनों भुजाओं में परिवर्तन हुआ तो इसका आयतन हो गया B। और अब भुजाओं की लंबाई में परिवर्तन हुआ है उसको मान लेते हैं L, तो ये हो जाएगा हमारा L क्यूब। ठीक, तो हम जानते हैं L बराबर अभी अभी लिखा है L0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T। क्या कर दें? घन ले लें दोनों तरफ, घन लेने पर घन लेना है, ठीक है, यानी कि क्यूब करना है। तो L क्यूब L0 क्यूब 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T का होल क्यूब। ठीक है, ये तो क्या हो गया? आयतन यहाँ से, तो V बराबर V0। अब हम होल क्यूब खोलेंगे, तो आपको याद रखना है A प्लस B के होल क्यूब का फॉर्मूला है A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3 AB और A प्लस B। या तो ये याद रखिए या फिर इसको पूरा एक्सपेंशन करके याद रखिए 3
एक बार तो ए स्क्वायर बी आएगा और एक बार आएगा ए बी स्क्वायर, जैसे चाहे याद रख सकते हैं। अभी मैं इससे प्रसार खोल रही हूँ नीचे वाले से, तो देखो ए क्यूब यानी कि एक का क्यूब एक, बी क्यूब तो अल्फ़ा क्यूब और डेल्टा टी का क्यूब प्लस 3, ए स्क्वायर की जगह एक का स्क्वायर और बी यानी अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है, प्लस 3, ए की जगह एक प्लस बी स्क्वायर की जगह अल्फ़ा स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर, ठीक है। अरेंज कर लेते हैं, V0 1 प्लस अल्फ़ा की घटती घातों में अरेंज करते हैं तो 3 अल्फ़ा डेल्टा टी, ये वाली टर्म लिख दी हमने पहले, यहाँ से 3 अल्फ़ा डेल्टा टी आएगा, अल्फ़ा की पावर 1 है यहाँ, प्लस फिर अल्फ़ा की पावर 2 तो 3 अल्फ़ा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर, और लास्ट है हमारा अल्फ़ा क्यूब डेल्टा टी क्यूब। अल्फ़ा की उच्च घातों को क्या कर देंगे, नगण्य, तो अल्फ़ा की उच्च घातों को नगण्य मानने पर, नगण्य कर देते, नगण्य करने का मतलब है इसमें से हटा देते हैं, तो हमारे पास रहेगा v बराबर V0 1 प्लस ये वाला पद रहेगा, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो ये रहा हमारे पास 3 अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक। v बराबर V0 को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो 3 V0 अल्फ़ा डेल्टा टी, पक्षांतरण कर लेते हैं, v माइनस V0 बराबर 3 V0 अल्फ़ा डेल्टा टी। इस V0 को और इस डेल्टा टी को यहाँ ले आते हैं इसके नीचे, तो v माइनस V0 क्या है, आयतन में परिवर्तन, ये हमारा प्रारंभिक आयतन, ये हमारा अंतिम आयतन, तो आयतन में परिवर्तन कितना हुआ, डेल्टा v बराबर v माइनस V0, तो ये हो गया डेल्टा v, इसके नीचे आ गया V0 और डेल्टा t बराबर हो गया 3 अल्फ़ा। और हमको पता है, हमने पढ़ा है अभी अभी, गामा बराबर होता है आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन इंटू ताप वृद्धि, तो ये हमारा हो जाएगा गामा बराबर 3 अल्फ़ा, यानी कि आयतन प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होता है, ठीक। तो इस तरह से ये हमारा हो गया अल्फ़ा बीटा और गामा। यदि हमको तीनों में अनुपात देखना है कि तीनों में अनुपात क्या होगा, तो देखिए अभी हमने लिखा है अल्फ़ा अनुपात बीटा अनुपात गामा, तो अल्फ़ा का तो अल्फ़ा लिख लेते हैं, बीटा हमारा 2 अल्फ़ा के बराबर था और गामा हमारा 3 अल्फ़ा के बराबर है। अल्फ़ा 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 सबका कैंसिल हो गया, तो 1 अनुपात 2 अनुपात 3। इस तरह से अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों का जो अनुपात है वो हमारा आ गया 1 अनुपात 2 अनुपात 3। देखिए ये अल्फ़ा हमने काट दिया, तो यहाँ से रहेगा 1, यहाँ से रहेगा 2 और यहाँ से रहेगा 3, तो ये हमारा आ गया अल्फ़ा बीटा और गामा का रेशो। समझ में आ गया, क्लियर है। तो इस चीज़ का यहाँ से ध्यान रखना है कि हमने अल्फ़ा बीटा और गामा में अनुपात कैसे निकाला है, और ये अनुपात हमेशा 1 अनुपात 2 अनुपात 3 के रूप में आएगा। तो इस तरह से हमारा आयतन प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रफल प्रसार गुणांक तीनों कंप्लीट हो गए। और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, या तो न्यूमेरिकल के रूप में या इस रूप में। न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, जैसे मान लो आपको 1 की वैल्यू दे दी, आपसे कह दिया कि एल्यूमिनियम का रेखीय प्रसार गुणांक कितना है, तो उसका क्षेत्रफल प्रसार गुणांक ज्ञात कीजिए या आयतन प्रसार गुणांक ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से ये वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।